So hello everyone, welcome to my channel The Study Squad। तो आज हम बात करेंगे यूटिलिटी बेस्ड एआई एजेंट्स के बारे में। उससे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन सोचो, आज से 5 से 10 साल बाद जॉब मार्केट कैसा होगा? आपको क्या लगता है? क्या आज जो स्किल्स हम सीख रहे हैं वो फ्यूचर में भी यूज़फुल रहेंगे, या फिर टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट चेंज हो रही है कि अगर हम अपडेट नहीं हुए तो हम जॉब मार्केट से बाहर हो सकते हैं? देखो, आज के टाइम में दुनिया एक एआई रेवोल्यूशन के फेज से गुजर रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि ये हर इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म कर रही है, चाहे वो हेल्थ केयर हो, फाइनेंस हो, एजुकेशन हो, मार्केटिंग हो या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो। तो अगर हम रिपोर्ट्स की बात करें तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एआई और ऑटोमेशन वर्ल्ड के जॉब मार्केट को कम्प्लीटली चेंज करने वाले हैं। एक ग्लोबल स्टडी के हिसाब से एआई दुनिया भर में लगभग 300 मिलियन जॉब्स को इम्पैक्ट कर सकती है और कई रिपीटेटिव जॉब्स ऑटोमेशन की वजह से डिसअपीयर हो सकते हैं। इसी तरह रिसर्च बताती है कि आज की टेक्नोलॉजी थ्योरेटिकली लगभग 57% वर्क आवर्स को ऑटोमेट कर सकती है। मतलब काफ़ी सारे टास्क मशीन्स या एआई सिस्टम कर सकते हैं। सिर्फ रिसर्च ही नहीं, बल्कि रियल कंपनीज में भी इसका इफ़ेक्ट दिख रहा है। 2025 की शायद बात है, 2025 में कंपनीज ने एआई एडॉप्शन की वजह से 55,000 से ज़्यादा लेऑफ्स अनाउंस किए और काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस अपनी वर्क फोर्स को एआई टूल से रिप्लेस करने या रिड्यूस करने की प्लानिंग कर रही है। रिसेंटली भी आप देखोगे कई कंपनीज ने एम्प्लॉयज़ रिड्यूस किए क्योंकि एआई टूल्स की वजह से कम लोग ज़्यादा काम कर पा रहे हैं। इंडिया के वेल नोन इंडस्ट्रियलिस्ट हर्ष गोयनका ने भी वार्निंग दी है कि नेक्स्ट 7 ईयर्स में कुछ जॉब्स कम्प्लीटली डिसअपीयर हो सकती है अगर लोग न्यू टेक्नोलॉजीज़ के अकॉर्डिंग स्किल अपग्रेड नहीं करते हैं तो। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझना ज़रूरी है कि एआई सिर्फ जॉब्स रिप्लेस नहीं करेगा, एआई नए अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट करेगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अकॉर्डिंग एआई 2030 तक मिलियंस ऑफ न्यू जॉब्स क्रिएट करेगा। लेकिन उन जॉब्स के लिए एआई स्किल्स और डिजिटल नॉलेज ज़रूरी होगी। इसका मतलब सिंपल है, आने वाले टाइम में प्रॉब्लम ये नहीं होगी कि जॉब्स नहीं होंगी, प्रॉब्लम ये होगी कि एआई स्किल वाले लोग और बिना एआई स्किल वाले लोग के बीच गैप बहुत बड़ा हो जाएगा। जो लोग एआई समझेंगे, एआई टूल्स यूज़ करना सीखेंगे और एआई टेक्नोलॉजी के साथ काम करना सीखेंगे, वो फ्यूचर में हाई पेइंग जॉब्स और अपॉर्चुनिटीज़ पाएंगे। और जो लोग टेक्नोलॉजी से अपडेट नहीं रहेंगे, उनके लिए रिस्क होगा कि पहला तो सैलरी ग्रोथ स्लो हो जाएगी, वर्कलोड कम हो जाएंगे क्योंकि एआई काम कर रहा होगा, और कई ट्रेडिशनल रोल्स कंप्लीटली चेंज हो जाएंगे। इसीलिए आज के टाइम में एआई सीखना सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है, बल्कि एक इम्पॉर्टेंट करियर स्किल बन चुका है। और इसी रीज़न से मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था ताकि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सिंपल लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप समझ सके, ताकि कोई नया बच्चा आ रहा है जो 12th जस्ट पास किया हो, उसको एआई में ही अपना करियर बनाना है, फ्यूचर में सब कुछ इसी लाइन में करना है, तो उसको एकदम बेसिक से समझना हो, सिंपल लैंग्वेज में, कोई टफ वर्ड्स नहीं। तो उसके लिए ये चैनल बनाया गया कि एकदम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक हम जाएंगे। इसमें कॉन्सेप्ट्स, एजेंट्स, मशीन लर्निंग, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन सब कुछ हम यहाँ सीखेंगे। थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी। यहाँ कुछ लोग कोर्स बेचने के चक्कर में थ्योरी पढ़ा देते हैं यूट्यूब पे, और प्रैक्टिकल की बारी आती है तो बोलते हैं कि हमारा कोर्स खरीदो।
आधा पढ़ा देंगे फिर बोलेंगे कोर्स खरीदो, अलग ही इनका चलते रहता है। इसलिए अगर आप फ्यूचर प्रूफ स्किल्स डेवलप करना चाहते हैं और एआई को बेसिक से एडवांस लेवल तक समझना चाहते हैं तो आप सही जगह आए हो। यहाँ हम एआई को इजी लैंग्वेज में प्रैक्टिकल के साथ समझेंगे, सीखेंगे। बस यही सब कहना था आपसे। तो चलिए अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं, जो कि है यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई आज के टाइम में बहुत फास्ट ग्रो कर रही है और बहुत सारे इंटेलिजेंट एजेंट्स डेवलप किए जा रहे हैं जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। एआई में एजेंट का मतलब होता है एक ऐसा प्रोग्राम या सिस्टम जो इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व करता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और उसके अकॉर्डिंग एक्शन परफॉर्म करता है। एआई में अलग अलग टाइप्स के एजेंट्स होते हैं, जैसे सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट्स जो हमने पहले के वीडियोस में कवर किया है, मॉडल बेस्ड एजेंट्स, गोल बेस्ड एजेंट्स और यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स जो आज हम करने वाले हैं। इन सब एजेंट्स में यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ डिसीज़न नहीं लेते बल्कि बेस्ट पॉसिबल डिसीज़न लेने की कोशिश करते हैं। ये जो एजेंट्स होते हैं ना, ये रैशनल डिसीजंस लेते हैं। मतलब रैशनल डिसीजंस का मतलब यहाँ क्या होता है? लॉजिकल डिसीजन, सेंसेबल डिसीजन जिसका कोई मतलब हो। और डिसीजन लेने के लिए एक कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं जिसे यूटिलिटी फंक्शन। यूटिलिटी फंक्शन का मतलब क्या होता है? अब बोलोगे बेनिफिट या सेटिस्फैक्शन मेज़र करने वाला फंक्शन। कितना बेनिफिट मिलेगा या कितना सेटिस्फैक्शन मिलेगा ये ऑप्शन चूज़ करने से, इसका मतलब ये होता है। सिंपल वर्ड्स में यूटिलिटी का मतलब समझो तो बेनिफिट या सेटिस्फैक्शन होता है, किसी एक्शन में मिलने वाला फ़ायदा या यूज़फुलनेस कह सकते हो। यूटिलिटी बेस्ड एजेंट का मेन गोल होता है वो एक्शन चूज़ करना जिससे मैक्सिमम बेनिफिट या सेटिस्फैक्शन मिले। अब बात करते हैं यूटिलिटी थ्योरी की और समझते हैं ये होती क्या है। यूटिलिटी थ्योरी एक कॉन्सेप्ट है जो इकोनॉमिक्स और डिसीजन थ्योरी, मतलब डिसीजन लेने की जो स्टडी होती है, उससे आया है। ये थ्योरी हमें एक्सप्लेन करती है कि जब किसी पर्सन या सिस्टम के पास मल्टीपल चॉइसेस होते हैं और सिचुएशन में अनसर्टिनिटी, मतलब एग्जैक्ट रिजल्ट का पता ना होना, ये होता है, तब वो कैसे डिसीजन लेता है। कोई भी सिस्टम में मल्टीपल चॉइसेस होते हैं तो वो ऐसे सिचुएशन में अनसर्टिनिटी में कैसे डिसीजन लेगा। इसी थ्योरी के अकॉर्डिंग हर पॉसिबल आउटकम को एक यूटिलिटी वैल्यू दी जाती है। ये वैल्यू बताती है कि रिज़ल्ट कितना यूज़फुल होगा, कितना डिज़ायरेबल होगा या कितना बेनिफिशियल होगा। जितना ज़्यादा यूटिलिटी वैल्यू होगा उतना ही वो ऑप्शन बेटर माना जाएगा। यूटिलिटी थ्योरी का मेन गोल जो होता है वो होता है हाईएस्ट एक्सपेक्टेड यूटिलिटी, मतलब ज़्यादा एक्सपेक्टेड बेनिफिट वाला ऑप्शन चूज़ करना। पहले तो ये समझो कि एक्सपेक्टेड यूटिलिटी क्या होती है। एक्सपेक्टेड यूटिलिटी का मतलब होता है सारे पॉसिबल आउटकम्स की एवरेज यूटिलिटी कैलकुलेट करना और ये भी कंसिडर करना कि हर आउटकम होने की पॉसिबिलिटी कितनी है। मतलब एजेंट सिर्फ एक रिज़ल्ट नहीं देखता बल्कि सब पॉसिबल रिज़ल्ट्स और उनकी चांसेस को एनालाइज करता है। सिंपल वर्ड्स में यूटिलिटी थ्योरी का मेन आइडिया ये है कि वो ऑप्शन चूज़ करो जो ओवरऑल सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन या बेनिफिट देगा, ऐसा ऑप्शन चूज़ करो। इसका मेन गोल यही होता है। अब बात करते हैं रैशनल डिसीजन मेकिंग की। देखो, रैशनल डिसीजन मेकिंग का मतलब होता है ऐसा डिसीजन लेना जो लॉजिकली बेस्ट हो और जिससे बेस्ट एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिले। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक रैशनल एजेंट
रैशनल एजेंट का मतलब लॉजिकल डिसीजन लेने वाला एजेंट। रैशनल एजेंट हमेशा ट्राई करता है कि वो इन्वायरमेंट की करंट इंफॉर्मेशन को यूज़ करके बेस्ट पॉसिबल एक्शन चूज़ करे। इसके लिए एजेंट एक यूटिलिटी फंक्शन जो मैंने समझाया, बेनिफिट मेज़र करने वाला मैथमेटिकल फंक्शन, इसका यूज़ करता है। ये फंक्शन डिफरेंट ऑप्शन की वैल्यू मेज़र करता है और कैलकुलेट करता है कि कौन सा ऑप्शन कितना बेनिफिशियल है। एजेंट सभी ऑप्शन को कंपेयर करेगा सबसे पहले, फिर वो ऑप्शन सेलेक्ट करता है जिसका यूटिलिटी वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है। इस तरह एजेंट का डिसीजन रैंडम मतलब बिना सोच समझ के नहीं होता, बल्कि लॉजिकल और कैलकुलेटेड होता है, मतलब सोच समझ कर लिया गया डिसीजन लेता है, ये कोई रैंडम डिसीजन नहीं लेता। अब चलो हम इस कॉन्सेप्ट को एक सेल्फ ड्राइविंग कार मतलब ऑटोमेटिक चलने वाली कार के एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो एक सेल्फ ड्राइविंग कार को डेस्टिनेशन तक जाना है और उसके पास मल्टीपल रूट्स मतलब रास्ते हैं अवेलेबल। कार को रूट चूज़ करते वक्त कई फैक्टर्स कंसिडर करने पड़ते हैं, जैसे स्पीड, ट्रैफिक, डिस्टेंस और सेफ्टी। अगर एक रूट फास्टेस्ट है लेकिन ट्रैफिक ज़्यादा है, दूसरा रूट थोड़ा स्लो है लेकिन सेफ है, और तीसरा रूट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का है, तो कार इन सब ऑप्शन को इवैल्यूएट करेगी। सबसे पहले तो कार हर रूट की यूटिलिटी कैलकुलेट करेगी और फिर वो रूट चूज़ करेगी जो ओवरऑल सबसे ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। इसका मतलब कार वो रूट सेलेक्ट करेगी जिसमें स्पीड, सेफ्टी और ट्रैफिक का बेस्ट बैलेंस हो और जिसकी यूटिलिटी वैल्यू सबसे ज़्यादा हो। अब जब हमने यूटिलिटी थ्योरी, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी, रैशनल डिसीजन मेकिंग, ये सब क्या होती है ये समझ लिया है, तो अब हम बात करेंगे कि यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स क्या होते हैं। यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स की अगर हम बात करें तो ये वो एजेंट्स, इंटेलिजेंट एजेंट्स कह सकते हो, ये वो इंटेलिजेंट एजेंट्स होते हैं जो डिसीज़न लेने के लिए यूटिलिटी फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। आप ये कह सकते हो यूटिलिटी फंक्शन हेल्प करता है ये डिटरमाइन करने में कि कौन सा आउटकम सबसे ज़्यादा डिज़ायरेबल मतलब सबसे अच्छा या पसंद आने वाला है। सिंपल एजेंट सिर्फ रूल्स फॉलो करते हैं, ये तो आपको पता ही है, जो प्री डिफाइंड गोल्स होते हैं उनको अचीव करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स उससे ज़्यादा एडवांस्ड होते हैं। ये एजेंट्स डिफरेंट पॉसिबल एक्शंस, अलग अलग एक्शंस मतलब उसको इवैल्यूएट करते हैं, हर एक्शन के पॉसिबल आउटकम्स को एनालाइज करते हैं और फिर हर आउटकम की यूटिलिटी कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद एजेंट वो एक्शन चूज़ करता है जो मैक्सिमम ओवरऑल यूटिलिटी मतलब सबसे ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करने वाला ऑप्शन चूज़ करता है। इसी वजह से यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट में मतलब जहाँ सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो वहाँ पे बेटर और स्मार्टर डिसीजन ले पाते हैं, और रियल वर्ल्ड एआई सिस्टम जैसे रोबोट्स हो गए, हमारे सेल्फ ड्राइविंग कार्स हो गए, इंटेलिजेंट रिकमेंडेशन सिस्टम्स हो गए, इनमें इनका यूज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अब बात करते हैं यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स के की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, यानी उन इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज़ के बारे में जो इन एजेंट्स को बाकी एजेंट्स से ज़्यादा इंटेलिजेंट और पावरफुल बनाती है। यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स का मेन पर्पस होता है बेस्ट पॉसिबल डिसीजन लेना, और उसके लिए ये सिर्फ एक फैक्टर को नहीं देखता बल्कि अलग अलग फैक्टर्स को एनालाइज करता है। इनकी डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस काफ़ी एडवांस होती है और इसी वजह से ये कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट्स में
अच्छा परफॉर्म करते हैं, अच्छा डिसीज़न ले पाते हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो है मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन मेकिंग। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स डिसीजन लेने से पहले मल्टीपल क्राइटेरिया मतलब अलग अलग फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं। ये एजेंट सिर्फ एक चीज़ पर डिपेंड करके डिसीजन नहीं लेते बल्कि कई चीज़ों को एक साथ इवैल्यूएट करते हैं, जैसे कॉस्ट, बेनिफिट्स, रिस्क और टाइम। एजेंट इन सब फैक्टर को एनालाइज करता है सबसे पहले और फिर कैलकुलेट करता है कि कौन सा ऑप्शन ओवरऑल सबसे बेटर है। एग्जाम्पल के लिए अगर एक सेल्फ ड्राइविंग कार को रूट चूज़ करना है तो वो सिर्फ डिस्टेंस नहीं देखेगी बल्कि ट्रैफिक, सेफ्टी, टाइम और फ्यूल कंजप्शन सब को इवैल्यूएट करेगी। इन सब फैक्टर्स को कंपेयर करने के बाद एजेंट बेस्ट पॉसिबल एक्शन चूज़ करता है। अब बात करते हैं दूसरे कैरेक्टरिस्टिक की जिसे ट्रेड ऑफ्स कहा जाता है। ट्रेड ऑफ्स का मतलब होता है दो या ज़्यादा गोल्स के बीच बैलेंस बनाना। कई बार ऐसा होता है कि अलग अलग गोल्स एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, यानी अगर एक गोल को अचीव करें तो दूसरा गोल अफेक्ट हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक कार फास्टेस्ट रूट चूज़ करती है तो शायद वो रूट ज़्यादा रिस्की हो सकता है, और अगर सेफेस्ट रूट चूज़ करती है तो शायद उसमें टाइम ज़्यादा लग सकता है। ऐसे सिचुएशंस में यूटिलिटी बेस्ड एजेंट सब ऑप्शंस को इवैल्यूएट करता है और एक बैलेंस्ड डिसीजन लेता है जिसमें सब फैक्टर का बेस्ट कॉम्प्रोमाइज़ हो। यानी एजेंट ऐसा ऑप्शन चूज़ करता है जिसमें ओवरऑल बेनिफिट सबसे ज़्यादा हो। अब समझते हैं तीसरा कैरेक्टरिस्टिक जो है सब्जेक्टिविटी। देखो, सब्जेक्टिविटी का मतलब होता है प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग सिस्टम को कस्टमाइज करना। यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स में जो यूटिलिटी फंक्शन होता है उससे यूज़र की रिक्वायरमेंट्स या गोल्स के अकॉर्डिंग चेंज किया जा सकता है। मतलब डिफरेंट यूज़र्स या ऑर्गेनाइजेशंस अपनी प्रायोरिटीज़ के अकॉर्डिंग यूटिलिटी फंक्शन डिज़ाइन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझ लो, एक कंपनी के लिए प्रॉफिट सबसे इम्पॉर्टेंट हो सकता है जबकि किसी और सिस्टम के लिए सेफ्टी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स इन प्रेफरेंसेस को कंसिडर कर सकते हैं और अपनी डिसीजन मेकिंग को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। इसी वजह से ये एजेंट्स फ्लेक्सिबल मतलब अलग सिचुएशन में एडजस्ट होने वाले और अडेप्टेबल होते हैं। अब आते हैं चौथे कैरेक्टरिस्टिक पर जो है इंक्रीज्ड कॉम्प्लेक्सिटी। यानी यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स का डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन सिंपल एजेंट्स के कंपैरिजन में ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। इसका रीज़न देखो ये है कि एजेंट को डिसीज़न लेने के लिए कई फैक्टर को एनालाइज करना पड़ता है और उन सब के लिए यूटिलिटी फंक्शन कैलकुलेट करना पड़ता है। जब फैक्टर्स ज़्यादा हो जाते हैं तो उनकी कैलकुलेशन और कंपैरिजन भी डिफ़िकल्ट हो जाती है। इस प्रोसेस को कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कंप्यूटर के लिए हैवी कैलकुलेशन प्रोसेस कहा जाता है। इसलिए यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स को डिज़ाइन करना और इम्प्लीमेंट करना थोड़ा चैलेंजिंग होता है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्सिटी का फ़ायदा ये है कि ये एजेंट बेटर और स्मार्टर डिसीजंस ले सकते हैं, स्पेशली जब इन्वायरमेंट कॉम्प्लिकेटेड हो और मल्टीपल फैक्टर्स को कंसिडर करना ज़रूरी हो। इसी वजह से यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं और उनका यूज़ ऐसे सिस्टम में किया जाता है जहां स्मार्ट डिसीजन मेकिंग और ऑप्टिमाइजेशन मतलब बेस्ट रिजल्ट अचीव करना बहुत ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स के कंपोनेंट्स के बारे में। कंपोनेंट्स का मतलब क्या है? कंपोनेंट्स का मतलब होता है वो इम्पोर्टेंट पार्ट्स या एलिमेंट्स जो मिलकर
किसी सिस्टम को काम करने में हेल्प करते हैं। यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स के भी कुछ मेन कंपोनेंट्स होते हैं जो इन्हें बेटर और इंटेलिजेंट डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। इन कंपोनेंट्स की मदद से एजेंट इन्वायरमेंट को समझता है, पॉसिबल एक्शंस को एनालाइज करता है और फिर वो एक्शन चूज करता है जो मैक्सिमम यूटिलिटी प्रोवाइड करता है। सबसे पहला कंपोनेंट होता है यूटिलिटी फंक्शन। अब समझते हैं यूटिलिटी फंक्शन क्या होता है। यूटिलिटी फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो हर पॉसिबल स्टेट या आउटकम को एक न्यूमेरिकल वैल्यू देता है, जिसे हम यूटिलिटी वैल्यू कहते हैं। ये वैल्यू बेसिकली ये बताती है कि कोई रिजल्ट कितना अच्छा, यूज़फुल या डिज़ायरेबल है। यूटिलिटी फंक्शन का मेन पर्पस ये होता है कि एजेंट डिफरेंट ऑप्शंस को कंपेयर कर सके और डिसाइड कर सके कि कौन सा ऑप्शन सबसे बेटर है। जब एजेंट किसी सिचुएशन में मल्टीपल ऑप्शंस देखता है तो वो हर ऑप्शन की यूटिलिटी कैलकुलेट करता है, फिर जो ऑप्शन सबसे ज़्यादा यूटिलिटी वैल्यू देता है उसको सेलेक्ट करता है। एग्जाम्पल के लिए समझो, अगर हम सेल्फ ड्राइविंग कार का एग्जाम्पल ले तो कार का यूटिलिटी फंक्शन कई फैक्टर को कंसिडर कर सकता है, जैसे सेफ्टी, स्पीड, फ्यूल एफिशिएंसी और पैसेंजर कंफर्ट। कार इन सब फैक्टर को एनालाइज करती है और फिर वो एक्शन चूज करती है जो ओवरऑल सबसे ज़्यादा यूटिलिटी प्रोवाइड करता है। पहले भी हमने कार का एग्जाम्पल देखा है, पहले भी हमने ये चीज़ को समझा है, दोबारा से बता दिया ताकि आप भूलो मत। अब बात करते हैं दूसरे कंपोनेंट की, जो है स्टेट स्पेस। स्टेट स्पेस का मतलब क्या होता है? स्टेट स्पेस का मतलब होता है सारे पॉसिबल स्टेट्स या सिचुएशंस जिसमें एजेंट एग्जिस्ट कर सकता है। सिंपल वर्ड्स में अगर समझे तो स्टेट स्पेस इन्वायरमेंट की वो सब पॉसिबल कंडीशन होती है जिनको एजेंट एक्सपीरियंस कर सकता है। स्टेट स्पेस एजेंट को ये समझने में हेल्प करता है कि इन्वायरमेंट में कितने पॉसिबल सिचुएशंस हो सकते हैं और उन सिचुएशंस में क्या डिसीज़न लिया जा सकता है। जब एजेंट को सारी पॉसिबल स्टेट्स का आइडिया होता है तो वो अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस को बेटर प्रेडिक्ट कर पाता है और प्लानिंग भी बेटर कर पाता है। अगर फिर से सेल्फ ड्राइविंग कार का एग्जांपल ले तो उसका स्टेट स्पेस कई चीज़ों से मिलकर बना हो सकता है, जैसे कार की लोकेशन, स्पीड, डायरेक्शन, ट्रैफिक कंडीशन और वेदर कंडीशन। ये सब मिलकर इन्वायरमेंट की स्टेट स्पेस क्रिएट करते हैं जिसमें कार को डिसीज़न लेना होता है। अब समझते हैं तीसरा कंपोनेंट जो है एक्शंस। एक्शंस का मतलब होता है वो सारे पॉसिबल मूव्स या डिसीजंस जो एजेंट किसी भी स्टेट में ले सकता है। एजेंट इन्वायरमेंट में चेंज लाने के लिए एक्शंस परफॉर्म करता है, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि एजेंट एक्शंस की हेल्प से अपनी करंट स्टेट को चेंज करता है और इन्वायरमेंट के साथ इंटरैक्ट करता है। यूटिलिटी बेस्ड एजेंट का मेन गोल देखो क्या होता है। यूटिलिटी बेस्ड एजेंट का मेन गोल होता है ऐसे एक्शंस चूज करना जो फ्यूचर में हायर यूटिलिटी वाले स्टेट तक ले जाए। मतलब एजेंट सिर्फ कोई भी एक्शन रैंडमली चूज नहीं करता, बल्कि वो कैलकुलेट करता है कि कौन सा एक्शन उससे ज़्यादा बेनिफिट देगा। अगर सेल्फ ड्राइविंग कार का एग्जांपल ले तो कार के पास कई पॉसिबल एक्शंस हो सकते हैं, जैसे एक्सेलरेट करना मतलब स्पीड बढ़ाना, ब्रेक लगाना, स्पीड कम करना मतलब राइट या लेफ़्ट टर्न लेना या लेन चेंज करना। तो कार क्या करती है? कार सिचुएशन के अकॉर्डिंग इन एक्शंस में से बेस्ट एक्शन चूज़ करती है। अब आते हैं हमारे चौथे और लास्ट कंपोनेंट पर, जो है ट्रांजिशन मॉडल। ट्रांजिशन मॉडल एक ऐसा मॉडल होता है जो ये एक्सप्लेन करता है कि जब एजेंट कोई एक्शन परफॉर्म करता है तो इन्वायरमेंट की स्टेट कैसे चेंज होती है।
सिंपल वर्ड्स में समझो, ट्रांजिशन मॉडल एजेंट को ये प्रेडिक्ट करने में हेल्प करता है कि अगर वो कोई स्पेसिफिक एक्शन लेगा तो उसका रिजल्ट क्या हो सकता है। ये मॉडल एजेंट को फ्यूचर स्टेट्स का एस्टीमेट देने में हेल्प करता है ताकि वो बेटर डिसीजन ले सके। एग्जाम्पल के लिए फिर से हम सेल्फ ड्राइविंग कार से समझेंगे। सेल्फ ड्राइविंग कार में ट्रांजिशन मॉडल ये प्रेडिक्ट कर सकता है कि अगर कार एक्सेलरेट करेगी तो स्पीड इंक्रीज होगी, लेकिन फ्यूल कंजप्शन भी ज़्यादा हो सकता है। अगर कार ब्रेक लगाएगी तो स्पीड कम हो जाएगी, लेकिन सेफ्टी इम्प्रूव हो सकती है। एजेंट इन सब प्रेडिक्शंस को एनालाइज करता है और डिसाइड करता है कि कौन सा एक्शन लेना सबसे बेटर रहेगा। इस तरह यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स यूटिलिटी फंक्शन, स्टेट स्पेस, एक्शन और ट्रांजिशन मॉडल जैसे कंपोनेंट का यूज़ करके इन्वायरमेंट को एनालाइज करते हैं, डिफरेंट ऑप्शंस को इवैल्यूएट करते हैं और फाइनली वो डिसीजन लेते हैं जो मैक्सिमम यूटिलिटी प्रोवाइड करता है। इसी प्रोसेस की वजह से यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में भी स्मार्ट और ऑप्टिमाइज डिसीजन लेने में कैपेबल होते हैं। अब हम बात करेंगे यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के बारे में, यानी ये एजेंट स्टेप बाय स्टेप कैसे डिसीजन लेते हैं। यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स का मेन गोल होता है ऐसा एक्शन चूज़ करना जो मैक्सिमम यूटिलिटी, मतलब सबसे ज़्यादा बेनिफिट या सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करे। ये सब तो आप जानते ही हो। इसके लिए ये एजेंट क्या करते हैं? इसके लिए ये एजेंट्स एक सिस्टमैटिक प्रोसेस फॉलो करते हैं जिसमें इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व करना, पॉसिबल एक्शंस को एनालाइज करना और बेस्ट एक्शन सेलेक्ट करना शामिल होता है। सबसे पहला स्टेप होता है परसीव द इन्वायरमेंट। मतलब इस स्टेप में एजेंट सबसे पहले इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है ताकि उसे पता चल सके कि करंट सिचुएशन क्या है। इन्वायरमेंट का मतलब होता है वो सराउंडिंग या सिस्टम जिसमें एजेंट काम कर रहा है। एजेंट सेंसर्स या डेटा सोर्सेज की हेल्प से इंफॉर्मेशन गैदर करता है। ये इंफॉर्मेशन एजेंट को करंट स्टेट समझने में हेल्प करती है और डिसीजन लेने के लिए बेस प्रोवाइड करती है। एग्जाम्पल के लिए समझो कि अगर एक स्मार्ट सिस्टम या रोबोट हो तो वो क्या करेगा? वो सेंसर की हेल्प से टेम्परेचर, ट्रैफिक, सिस्टम स्टेटस या इन्वायरमेंट कंडीशन जैसी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है। इसके बाद दूसरा स्टेप होता है जनरेट पॉसिबल एक्शंस। अब जब एजेंट को करंट इन्वायरमेंट की इंफॉर्मेशन मिल चुकी है तो वो सोचता है कि इस सिचुएशन में कौन कौन से पॉसिबल एक्शंस परफॉर्म किए जा सकते हैं। मतलब एजेंट अपने आसपास अवेलेबल ऑप्शंस को आइडेंटिफाई करता है। ये एक्शंस एजेंट की कैपेबिलिटीज़ और इन्वायरमेंट की कंडीशन पर डिपेंड करते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझो, अगर एक स्मार्ट होम सिस्टम हो तो उसके पॉसिबल एक्शन हो सकते हैं डिवाइसेस को ऑन या ऑफ करना, थर्मोस्टेट की सेटिंग चेंज करना या डिफरेंट एनर्जी ऑप्शन चूज़ करना। अब आते हैं तीसरे स्टेप पे। तीसरा स्टेप होता है प्रेडिक्ट आउटकम्स। इस स्टेप में एजेंट ट्रांजिशन मॉडल, मतलब वो मॉडल जो प्रिडिक्ट करता है कि एक्शन लेने पर स्टेट कैसे चेंज होगी, इसका यूज़ करता है। एजेंट हर पॉसिबल एक्शन के रिजल्ट को प्रेडिक्ट करता है, यानी ये एस्टिमेट करता है कि अगर वो कोई स्पेसिफिक एक्शन लेगा तो फ्यूचर में इन्वायरमेंट की स्टेट कैसे चेंज होगी। ये स्टेप इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि एजेंट को डिसीजन लेने से पहले पॉसिबल फ्यूचर रिजल्ट्स का आइडिया मिल जाता है। इसके बाद आता है इवैल्यूएट यूटिलिटी। इस स्टेप में एजेंट हर प्रेडिक्टेड स्टेट के लिए यूटिलिटी वैल्यू कैलकुलेट करता है। यूटिलिटी फंक्शन का यूज़ करके एजेंट ये मेज़र करता है कि कोई आउटकम कितना बेनिफिशियल या डिज़ायरेबल होगा। जितनी ज़्यादा यूटिलिटी वैल्यू होगी उतना ही वो आउटकम बेटर माना जाएगा। इस तरह से एजेंट डिफरेंट आउटकम्स को कंपेयर कर पाता है और समझ पाता है कि कौन सा रिज़ल्ट सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा।
अगला स्टेप होता है सेलेक्ट द ऑप्टिमल एक्शन। अब जब एजेंट हर पॉसिबल एक्शन के आउटकम्स की यूटिलिटी कैलकुलेट कर लेता है तो वो उन सब यूटिलिटीज़ को कंपेयर करता है और वो एक्शन चूज़ करता है जिससे हाईएस्ट यूटिलिटी मिले। इसी स्टेप में फाइनल डिसीजन लिया जाता है क्योंकि एजेंट का मेन गोल होता है मैक्सिमम यूटिलिटी अचीव करना। इसलिए वो हमेशा बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन सेलेक्ट करता है। इसके बाद आता है एक्ट एंड ऑब्जर्व। इस स्टेप में एजेंट सेलेक्टेड एक्शन परफॉर्म करता है और फिर इन्वायरमेंट में होने वाले चेंजेस को ऑब्जर्व करता है। मतलब एजेंट चेक करता है कि एक्शन लेने के बाद इन्वायरमेंट में न्यू स्टेट क्या बनी है। ये ऑब्जर्वेशन फ्यूचर डिसीजन लेने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। अब हमारा लास्ट स्टेप होता है लर्न एंड अडैप्ट। इस स्टेप में एजेंट अपने प्रीवियस रिजल्ट से लर्निंग करता है। अगर किसी एक्शन का रिजल्ट एक्सपेक्टेड से डिफरेंट हो तो एजेंट अपने यूटिलिटी फंक्शन या ट्रांजिशन मॉडल को अपडेट कर सकता है। इस प्रोसेस की वजह से एजेंट फ्यूचर में और बेटर डिसीजन लेने लगता है। यानी एजेंट टाइम के साथ अडाप्ट करता है, मतलब इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करता है और अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। अब इस प्रोसेस को एक स्मार्ट होम एनर्जी सिस्टम के एग्जाम्पल से समझते हैं। चलो, मान लो एक इंटेलिजेंट सिस्टम घर की एनर्जी मैनेजमेंट को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, इस सिस्टम के मेन गोल्स हैं एनर्जी कॉस्ट कम करना, कंफर्ट इंक्रीज करना और कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस करना। कार्बन फुटप्रिंट का मतलब होता है इन्वायरमेंट पर पोल्यूशन का इफ़ेक्ट। अब क्या होता है, सबसे पहले सिस्टम इन्वायरमेंट परसीव करता है, यानी सेंसर की हेल्प से डेटा कलेक्ट करता है, जैसे टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, एनर्जी कंजप्शन हो गया और घर में लोग प्रेजेंट है या नहीं, ये हो गया। इसके बाद सिस्टम पॉसिबल एक्शंस जनरेट करता है, जैसे थर्मोस्टैट एडजस्ट करना, अप्लायंसेस को ऑन या ऑफ करना या एनर्जी सोर्स चेंज करना, जैसे ग्रिड पावर से सोलर पावर पर स्विच करना। फिर सिस्टम आउटकम्स प्रेडिक्ट करता है, यानी एस्टिमेट करता है कि हर एक्शन लेने पर क्या रिजल्ट हो सकता है। फॉर एग्जांपल, थर्मोस्टैट एडजस्ट करने से टेम्परेचर कंफर्टेबल हो सकती है लेकिन एनर्जी कंजप्शन बढ़ सकता है। अप्लायंसेस ऑफ करने से एनर्जी कॉस्ट कम हो सकती है और सोलर पावर यूज़ करने से कॉस्ट और कार्बन फुटप्रिंट दोनों रिड्यूस हो सकते हैं, लेकिन वेदर कंडीशंस पर डिपेंड करेगा। इसके बाद सिस्टम यूटिलिटी इवैल्यूएट करता है, यानी हर आउटकम की यूटिलिटी कैलकुलेट करता है। कंफर्टेबल टेम्परेचर यूटिलिटी को इंक्रीज करेगा, हाई एनर्जी कॉस्ट यूटिलिटी को रिड्यूस करेगी और रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ करना यूटिलिटी को इम्प्रूव करेगा। फिर क्या होता है, फिर सिस्टम ऑप्टिमल एक्शन सेलेक्ट करता है, यानी वो एक्शन चूज़ करता है जिससे ओवरऑल सबसे ज़्यादा यूटिलिटी मिले। एग्जाम्पल के लिए समझो कि सिस्टम अननेसेसरी अप्लायंसेस ऑफ कर सकता है, सोलर पावर यूज़ कर सकता है और मॉडरेट टेम्परेचर मेंटेन कर सकता है। उसके बाद सिस्टम एक्शन परफॉर्म करता है और इन्वायरमेंट ऑब्जर्व करता है, जैसे टेम्परेचर चेंज, एनर्जी कंजप्शन और ऑक्यूपेंसी स्टेटस। फाइनली सिस्टम लर्न करता है और अडाप्ट होता है, यानी अपने मॉडल को अपडेट करता है ताकि फ्यूचर में और बेटर डिसीजन ले सके। इस तरह यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व करके, पॉसिबल एक्शंस को एनालाइज करके और यूटिलिटी कैलकुलेट करके बेस्ट डिसीजन लेते हैं, जिसकी वजह से ये एजेंट्स कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में भी एफिशिएंट और इंटेलिजेंट डिसीजन मेकिंग कर पाते हैं। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स के रोल के बारे में, यानी रियल वर्ल्ड में इनके यूज़ कहाँ कहाँ होते हैं और ये सिस्टम्स को कैसे बेटर डिसीजंस लेने में हेल्प करते हैं। देखो, यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स का मेन काम होता है डिफरेंट ऑप्शन को इवैल्यूएट करना
और वो एक्शन चूज़ करना जिससे मैक्सिमम यूटिलिटी मिले। इसी वजह से ये एजेंट बहुत सारे रियल वर्ल्ड एआई एप्लीकेशन में यूज़ किए जाते हैं जहाँ स्मार्ट डिसीजन मेकिंग ज़रूरी होती है। सबसे पहले बात करते हैं रोबोटिक्स में इनके रोल की। रोबोटिक्स में यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स रोबोट को डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। रोबोट्स को कई सिचुएशन में डिसीजन लेना पड़ता है, जैसे इन्वायरमेंट एक्सप्लोर करना, सिस्टम कंट्रोल करना और ह्यूमंस के साथ कम्युनिकेशन करना। यूटिलिटी फंक्शन रोबोट को ये डिसाइड करने में हेल्प करता है कि कौन सा एक्शन उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेगा और उसके अपने गोल्स एफिशिएंटली अचीव करने में हेल्प करेगा। एग्जाम्पल के लिए समझो, अगर एक रोबोट किसी डेंजरस एरिया में इन्वेस्टिगेशन कर रहा है तो वो सेफ्टी, टाइम और टास्क कंप्लीशन जैसे फैक्टर्स को कंसिडर करके बेस्ट एक्शन चूज़ करेगा। दूसरा, अगर हम बात करें हेल्थ केयर सेक्टर में यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स की यूज़ कैसे होती है। हेल्थ केयर सिस्टम्स में एआई का यूज़ डॉक्टर्स को बेटर डिसीजन लेने में हेल्प करने के लिए किया जाता है। यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स डिजीज़ डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट प्लानिंग और पर्सनलाइज्ड मेडिसिन में हेल्प करते हैं। ये एजेंट डिफरेंट मेडिकल ऑप्शंस को एनालाइज करते हैं और फिर वो ऑप्शन सजेस्ट करते हैं जिससे पेशेंट को सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिले और ट्रीटमेंट का रिजल्ट बेटर हो। इस तरह से एआई हेल्थ केयर सिस्टम को भी स्मार्टर और एफिशिएंट बना पा रहा है। अब समझते हैं ऑटोनोमस व्हीकल्स यानी सेल्फ ड्राइविंग कार्स में यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स का रोल। ये तो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं पहले भी बहुत सारे एग्जाम्पल में, फिर से एक बार कर लेते हैं। सेल्फ ड्राइविंग कार्स को रोड पर ड्राइव करते वक्त हर सेकेंड डिसीजन लेना पड़ता है। इन डिसीजंस में नेविगेशन मतलब रूट चूज़ करना, ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस मतलब रास्ते में आने वाली चीज़ों से बचना और रूट प्लानिंग मतलब बेस्ट रूट प्लान करना शामिल होता है। यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स कार को हेल्प करती है कि वो डिफरेंट फैक्टर्स जैसे सेफ्टी, स्पीड, ट्रैफिक और डिस्टेंस को कंसिडर करे और फिर बेस्ट पॉसिबल रूट चूज़ करे। इस प्रोसेस की वजह से सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल सेफ और एफिशिएंट ट्रैवल इंश्योर कर सकते हैं। अब बात करते हैं गेम प्लेइंग में यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स के यूज़ की। एआई बेस्ड गेम्स में एजेंट्स को स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लेने पड़ते हैं ताकि वो ओपोनेंट को डिफीट कर सके। यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स गेम के डिफरेंट मूव्स को एनालाइज करते हैं, उनके पॉसिबल आउटकम्स एवेलुएट करते हैं और फिर वो मूव चूज़ करते हैं जिनका यूटिलिटी वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है। इस तरह एजेंट बेस्ट स्ट्रैटेजी सेलेक्ट करता है और उसके गेम जीतने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। इसी कॉन्सेप्ट की वजह से मॉडर्न एआई गेम सिस्टम बहुत इंटेलिजेंट और चैलेंजिंग होते हैं। अगर ओवरऑल देखें तो यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंटेलिजेंट सिस्टम्स डिज़ाइन करने का एक पावरफुल अप्रोच है। ये एजेंट्स डिफरेंट ऑप्शंस को इवैल्यूएट करते हैं, हर ऑप्शन की यूटिलिटी कैलकुलेट करते हैं और फिर वो एक्शन चूज़ करते हैं जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करे। इसी एबिलिटी के वजह से यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स का यूज़ रोबोटिक्स, हेल्थ केयर, ऑटोनोमस व्हीकल और गेमिंग सिस्टम्स जैसी कई इम्पॉर्टेंट फील्ड्स में किया जाता है। फ्यूचर में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के डेवलपमेंट के साथ यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स का रोल और भी इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये एजेंट्स जो होते हैं ये एजेंट्स कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में रैशनल मतलब लॉजिकल और ऑप्टिमाइज डिसीजन लेने में कैपेबल होते हैं और इंटेलिजेंस सिस्टम को और ज़्यादा एफिशिएंट बनाते हैं। तो आई होप आपको ये यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स अच्छे से समझ आया होगा, क्योंकि इतने डिटेल में इसको पढ़ाया गया। ऑलमोस्ट आधे घंटे से ऊपर का वीडियो बन चुका है एक टॉपिक पे। पता नहीं ये आपको समझ आया होगा कि नहीं। मैंने तो अपना 100% दिया आपको समझाने के लिए। ये टॉपिक काफ़ी इजी भी था। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।